हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कोड MEMA 208 की सेकंड यूनिट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के क्षेत्र में जो वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार करे उन पर आधारित सबसे पहले जो नियम जो लॉ अस्तित्व में आया था वह था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पर ही आधारित जितनी भी तापमान मापन युक्तियां हैं वो सभी कार्य करती हैं। और इसके अनुसार अगर हमने कोई तीन थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स अज्यूम करे हैं A, B और C। अगर मान लो A और B दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि उनका जो तापमान है उसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है सराउंडिंग के साथ में और आपस में, है ना, तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। साथ ही B और C, तीसरा सिस्टम है C, B और C भी अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो इनडायरेक्टली A और C दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यह जीरोथ लॉ कहलाता है और इसी पे आधारित हमारा थर्मोमीटर कार्य करता है। इसके बाद जो दूसरा नियम अस्तित्व में आया वह था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही है कि ऊष्मा जो है प्रकृति में नश्वर है, किसी प्रकार से इसको नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही किसके कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, बस ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है ना। इसी लॉ पे आधारित एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ऊर्जा का जो रूप हमने माना है वह कार्य और ऊष्मा को माना है। तो इस नियम के अनुसार अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी साइक्लिक प्रोसेस से होकर गुजरता है तो जो जितनी भी हीट ट्रांसफ़र हुई है पूरी साइकिल में वह बराबर होगी वर्क ट्रांसफ़र की, है ना। इस लॉ को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हमने देखते हैं यहाँ पर। ये जूल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जूल ने क्या करा कि एक कंटेनर लिया जो पूरी तरह से इंसुलेटेड था, उसमें एक थर्मोमीटर लगाया, पानी भरा उसमें, थर्मोमीटर वाटर का टेम्परेचर चेक करने के लिए। पहले तो इस कंटेनर के अंदर एक पैडल फैन लगाया, पैडल व्हील, जिसकी सहायता से एक पंखा जो है उस पानी को घुमाता रहता है ना। और पुली सिस्टम से वेट टांगा, जिससे कि वेट ऊपर नीचे होगा, वैसे ही पंखा जो है वो घूमेगा और पानी को हिलाता रहेगा। इससे ये गणना करी कि जो पानी का टेम्परेचर है वो कुछ बढ़ गया, मतलब कि ये एक सिस्टम माना। इस सिस्टम को अगर हीट वर्क दिया तो कुछ टेम्परेचर राइज हुआ। दूसरी बार इसी कंटेनर को हीट एक्सटर्नल हीट सोर्स से हीट दी गई, तो जिससे कि थर्मोमीटर से फिर से टेम्परेचर मेजर करा तो उससे पता लगा कि टेम्परेचर भी बढ़ा है। तो जूल ने ये निष्कर्ष निकाला कि हीट और वर्क दोनों ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे सेम इफ़ेक्ट पैदा करते हैं, मतलब सेम इफ़ेक्ट इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर राइज। अब इस फर्स्ट नियम की जो है एक कथन और है कोरोलरी, जिसके अनुसार किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर वो किसी प्रोसेस से होकर गुजरता है तो टोटल जितनी भी इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी में जितना भी चेंज होता है वह बराबर होगा जितनी हीट ट्रांसफ़र हुई माइनस जितना वर्क ट्रांसफ़र हुआ, है ना। इस इक्वेशन से प्रदर्शित कर सकते हैं डेल्टा E बराबर Q माइनस W, है ना। और हम सभी पहले पढ़ चुके हैं किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का समावेश होती है ना। तो इस लॉ का जो एप्लीकेशन है वह हम नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन बनाने में काम में ले सकते हैं। नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन किसी क्लोज सिस्टम के लिए होती है जिसमें कि मास जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है, तो उसके लिए टोटल एनर्जी इक्वेशन कैसे बनेगी, डेल्टा E बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा KE काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा PE पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q माइनस W। यहाँ पर हमने ये फर्स्ट लॉ अप्लाई करा है यहाँ पे, लेकिन हम जानते हैं कि अगर मास फ्लो नहीं हो रहा है तो सिस्टम में किसी प्रकार की कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी क्योंकि वेग ही शून्य है, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी डेल्टा U बराबर Q माइनस W। यही नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। जितने भी क्लोज सिस्टम है उसमें हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है जूल्स लॉ।
जूल्स लॉ के अनुसार आंतरिक ऊर्जा होती है वो पूरी तरह से टेम्परेचर का फंक्शन होती है ना। और किसी क्लोज सिस्टम के लिए हम लिख सकते हैं Q बराबर du प्लस W। इसमें जो है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है क्योंकि मास ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। तो क्लोज सिस्टम के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है PdV। और अगर आयतन ही समान आयतन है, किसी प्रकार का कोई मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो किया गया कार्य भी 0 होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं Q बराबर du। और हम जानते हैं Q क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र mCv dt। यहाँ पे du बराबर mCv dt, जहाँ पे du क्या है, गेन इन इंटरनल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी बराबर mCv dt। अब यहाँ पे C क्या है, CV क्या होता है, ये स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट जिसे हम हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं, इसे हम C से डिनोट करते हैं। यह वह ऊष्मा है जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मान ला हमने मास जो है वो 1 kg है, उसके लिए 1 केल्विन तक की टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये एक पाथ फंक्शन होता है। और विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार से होती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी फर्स्ट लॉ लगाया है Q बराबर du प्लस W। तो Q बराबर du बराबर mCv dt है ना। यहाँ पे वर्क जो है वो 0 हो जाएगा है ना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इस तरह से CV का मान लिख सकते हैं हम 1/m du अपॉन dt। ये भी जो वैल्यू CV की एक प्रकार का कांस्टेंट है और अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग वैल्यू होती हैं। तो एयर के लिए फॉर एग्जांपल वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम CP से डिनोट करेंगे। हम ये जानते हैं कि एंथैल्पी क्या होती है, चेंज इन एंथैल्पी बराबर होती है du प्लस dPV। हमने पढ़ा था एंथैल्पी की डेफिनेशन में कि एंथैल्पी बराबर आंतरिक ऊर्जा प्लस फ्लो एनर्जी होता है। तो वही हमने यहाँ इक्वेशन में यूज़ करा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है CP का मान है ना। ये सॉल्व करने के बाद में CP का मान आता है CP बराबर 1/m dH अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये स्पेसिफिक हीट है ना और करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इनके बीच में हमने रिलेशन जो है वो देखते हैं। CP माइनस CV बराबर होता है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है ना R। इसकी वैल्यू है 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन एयर के लिए। और इन दोनों स्पेसिफिक हीट CP अपॉन CV का जो रेशियो है उसको हमने एक नाम दिया है, ये है एडियाबैटिक इंडेक्स। और इसकी वैल्यू 1.4 होती है एयर के लिए। अब हम इस फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे ओपन सिस्टम के अंदर। ओपन सिस्टम मतलब कि जिसमें कि मास जो है वो बाउंड्री के आर पार सराउंडिंग से ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो इस फर्स्ट लॉ के द्वारा हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टडी फ्लो होता क्या है। हमने मान लो कोई एक सिस्टम एज्यूम करा है ना, जिसमें कि स्टडी फ्लो हो रहा है मास का। तो स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि जो मास फ्लो रेट है वह कांस्टेंट है ना, तो वो स्टडी फ्लो कहलाता है। तो यहाँ पे मान लो हमने कोई भी गैस टरबाइन या फिर आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन एज्यूम करा है, जिसमें कि हीट जो है फ्यूल के दहन से हीट प्राप्त हो रही है और हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क पे हमें शाफ्ट पे मिल रहा है ना। तो इस हमने ओपन सिस्टम को एज्यूम करा है। साथ में कुछ परिकल्पनाएं भी ली हैं, एजम्पशंस भी लिए हैं, जैसे कि एक तो जो फ्लो है वो स्टडी है, मास फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, फ्लूइड जो है यूनिफॉर्म रहेगा कंपोजिशन में है ना, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। हीट और वर्क जो इंटरेक्शंस विद द बाउंड्री अकर एट स्टडी रेट पे हीट और वर्क ट्रांसफ़र होना चाहिए। द स्टेट ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। फ्लूइड अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ओनली पोटेंशियल काइनेटिक एंड फ्लो एनर्जीज आर कंसिडर्ड इन द एनालिसिस। केवल
स्थितिज, गतिज और प्रवाह ऊर्जा को ही इसमें कंसिडर करा गया है। तो ये कुछ एजम्पशन लिए हैं हमने। अब हमें ये जो हमने सिस्टम माना है उसका डायग्राम देखते हैं। ये सिस्टम है, इसके इनलेट पे जो है मास जो है वो आ रहा है, मास फ्लो हो रहा है, और आउटलेट पे जो है वो मास फ्लो निकल रहा है ना। अब Z1 Z2 जो है वो इनलेट और आउटलेट की हाइट है डेटम लाइन से। तो हम इसके लिए इक्वेशन पूरी लिख सकते हैं। सबसे पहले इनलेट पे 1 पॉइंट पे टोटल एनर्जी की सिस्टम की क्या होगी, है ना। तो हमने डिनोट करा ई से। ई बराबर इंटरनल एनर्जी एट इनलेट प्लस फ्लो एनर्जी एट इनलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये वैल्यूज़ हम रख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी v²/2 और पोटेंशियल एनर्जी जी जहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चेंज इन टोटल एनर्जी जो है वो हम यहाँ पे पूरा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेल्टा लगा देंगे सबके आगे। तो प्रोसेस 1 से 2 तक के लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। E2 माइनस E1 बराबर U2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस V2² माइनस V1² प्लस जी क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर निकाल लिया Z2 माइनस Z1। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन अगर हम लगाएं तो हम जानते हैं, हमने जैसा पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, डेल्टा E मतलब टोटल चेंज इन एनर्जी बराबर हीट माइनस वर्क। तो इसको इक्वेशन में पुट करने पे फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इसमें हमने H एंथैल्पी का मान रखा है, U प्लस PV यह गुणधर्मों का योग है इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का, उससे हमने हटा के एंथैल्पी रखा है H। तो फाइनल जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वो है H1 प्लस V1² प्लस GZ1 प्लस Q, H2 प्लस V2² प्लस GZ2 प्लस W। यहाँ पे H एंथैल्पी है, V जो है वो वेग है, वेलोसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Z जो है डेटम हाइट है इनलेट आउटलेट की, Q जो है वो हीट है और W वो वर्क है।